हेलो, मैं हूं विनय कुमार गुप्ता। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट टू बी नोटेड में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। आज का हमारा टॉपिक है अधिगम के सिद्धांत। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मज़ा आने वाला है आज का टॉपिक पढ़ के। अधिगम के सिद्धांत। इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने अधिगम के प्रकार, उसकी विशेषताएं आदि के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। तो चलिए शुरू करते हैं अधिगम के सिद्धांत। अधिगम के सिद्धांत में पहले एक मनोवैज्ञानिक आते हैं, हिलगार्ड। हिलगार्ड मनोवैज्ञानिक की एक पुस्तक थी, थियरीज ऑफ लर्निंग। तो हिलगार्ड ने एक पुस्तक लिखी, क्या? थियरीज ऑफ लर्निंग। इन्होंने अपनी पुस्तक में 10 से अधिक सिद्धांतों, सीखने के सिद्धांतों का वर्णन किया है। तो ये चीज़ आप पहले याद रखिए कि हिलगार्ड की पुस्तक क्या है, थियरीज ऑफ लर्निंग। क्योंकि एग्जाम में आजकल पुस्तक भी पूछे जाते हैं मनोवैज्ञानिक के, तो आप इसको पहले याद कर लीजिए। हिलगार्ड की पुस्तक क्या थी? थियरीज ऑफ लर्निंग। इन्होंने इसमें 10 से अधिक सीखने के सिद्धांतों का वर्णन किया है, जिनमें से कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं। पहला है थॉर्नडाइक का सीखने का सिद्धांत। दूसरा है संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, जो इवान पी पावलोव ने दिया है। और तीसरा है प्रबलन का सिद्धांत, हल ने दिया है। अगला है स्किनर का सीखने का सिद्धांत, इसी को क्रिया प्रसूत का सिद्धांत भी कहते हैं, तो ये स्किनर ने दिया है। अगला है सूज का सिद्धांत, ये कोहलर ने दिया है। तो इतने हमारे जो है प्रमुख सिद्धांत हैं जिसे हमें पढ़ना है। तो एग्जाम में बहुत ज़्यादा यहीं से क्वेश्चन जो है बनता है, यहीं से पूछे जाते हैं इन्हीं सिद्धांतों से। तो उनमें से सबसे पहला है हमारा थॉर्नडाइक का सीखने का सिद्धांत। तो चलिए शुरू करते हैं थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत को। थॉर्नडाइक के सिद्धांत को और क्या क्या नामों से जाना जाता है, इसमें भी बहुत कन्फ्यूजन रहता है लोगों को। तो पहले सही तरीके से जान लेते हैं कि थॉर्नडाइक का जो सीखने का सिद्धांत है उसको और किस किस नामों से जाना जाता है। क्योंकि एग्ज़ाम में अलग अलग नाम से पूछ लिया जाता है, तो बच्चे कन्फ्यूजन में हो जाते हैं कि ये किसका सिद्धांत है, तो उसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहला है हमारा थॉर्नडाइक का उद्दीपक अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत। पहला तो हमारा यही बोला जाता है, उद्दीपक अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत। इसी को बोलते हैं यस आर बॉन्ड थियरी, यस आर बॉन्ड थियरी। जहाँ पे यस का मतलब होता है स्टिमुलस, उसका मतलब होता है उद्दीपक, और आर का मतलब होता है रिस्पॉन्स, जिसका अर्थ होता है अनुक्रिया या प्रतिक्रिया। तो यस और आर का मतलब आप जान गए। अब इसके अन्य नाम और क्या क्या हैं जो एग्ज़ामों में अलग अलग नाम करके पूछा जाता है। कभी कभी नाम दे के पूछ लेता है कि ये किसका सिद्धांत है, तो ये अच्छे तरीके से आप याद कर लीजिए। ये पहला है, इसका नाम, इसी को थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत को कहा जाता है संबंधवाद का सिद्धांत। क्या कहा जाता है? संबंधवाद का सिद्धांत। अगला है संयोजनवाद का सिद्धांत। क्या बोला जाता है? संयोजनवाद का सिद्धांत। पहला संबंधवाद का सिद्धांत था, दूसरा संयोजनवाद का सिद्धांत बोला जाता है। इन्हीं के सिद्धांत को प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी बोला जाता है। इन्हीं के सिद्धांत को प्रयत्न या भूल का सिद्धांत भी बोला जाता है। प्रयत्न या भूल का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, और यस आर बॉन्ड थ्योरी तो बोला ही जाता है। तो इतने नाम हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं, क्योंकि एक नंबर में कभी कभी केवल सिद्धांत दे देता है और पूछ लेता है ये किसका सिद्धांत है। तो सिद्धांत
के नाम जब आप अच्छे तरीके से याद रखेंगे तो वहाँ पे आपको जो है गलती होने का चांस बहुत कम रहेगा। तो आप एक अच्छे तरीके से इसको याद कर सकते हैं। पेन कॉपी लेकर उसको कहीं आप एक जगह नोट कर सकते हैं। इन्होंने जो है अपना प्रयोग किस पर किया था? बिल्ली पर। तो थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पे किया था? बिल्ली पर। इनका पूरा नाम थॉर्नडाइक क्या था? एडवर्ड एल थॉर्नडाइक। ये अमेरिका के बहुत ही प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे, थॉर्नडाइक, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक की भी एक पुस्तक है, एनिमल इंटेलिजेंस। क्या है? एनिमल इंटेलिजेंस। तो ये भी पुस्तक आप याद करिए, इसको कहीं नोट कर लीजिए, ये याद रहना चाहिए हमेशा। तो थॉर्नडाइक की पुस्तक क्या थी? एनिमल इंटेलिजेंस। इसी में इन्होंने एस.आर. बॉन्ड थ्योरी का उल्लेख किया है। इसी के द्वारा उन्होंने बताया है कि एस.आर. बॉन्ड थ्योरी होता क्या है। तो ये पुस्तक आप याद रखिए। अब इस सिद्धांत के अनुसार क्या कहा गया है एस.आर. बॉन्ड थ्योरी में, उसका मतलब क्या है तो समझ लेते हैं उसको। तो ये सिद्धांत कहता क्या है कि जब कोई उद्दीपक जब किसी प्राणी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है या प्रस्तुत होता है, प्राणी चाहे वो मनुष्य हो चाहे जीव जंतु हो, कोई भी हो, तो जब कोई उद्दीपक जो है प्राणी के समक्ष प्रस्तुत होता है तो वह उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया करने लगता है, अनुक्रिया करने लगता है। और अगर प्रतिक्रिया के सही अथवा संतोषजनक होने पर उसका संबंध उस विशेष उद्दीपक से हो जाता है तो क्या होता है? उसे संतोष की प्राप्ति होती है। जब भी वो उद्दीपक के प्रति प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है, उसके बाद जब वो सफल हो जाता है उस उद्दीपक को प्राप्त करने में, तो उसे क्या होता है? संतोष प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार क्या होता है? उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच एक बंधन बन जाता है, एक संबंध स्थापित हो जाता है। बार बार उस क्रिया को करने से उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच संबंध स्थापित हो जाता है। उसी को कहा जाता है उद्दीपक अनुक्रिया बंधन या एस.आर. बॉन्ड। तो आप आई होप आप ये अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। जब उद्दीपक जो है उसके प्राणी के सामने प्रस्तुत किया जाता है तो उसके प्रति प्राणी अनुक्रिया करने लगता है। अनुक्रिया करने के बाद उसके बीच संबंध स्थापित होता है, और जब वो संबंध सुदृढ़ हो जाता है, सफल हो जाता है, तो उसे संतोष की प्राप्ति होती है। तो यही बंधन क्या कहलाता है? उद्दीपक अनुक्रिया बंधन। तो अगर परिणाम सफल हुआ तो बंधन सुदृढ़ हो जाता है। अब थॉर्नडाइक ने क्या कहा? उन्होंने एक कथन कहा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट कथन है, इसको याद रख सकते हैं, लिख सकते हैं कहीं। उन्होंने कहा सीखना संबंध स्थापित करना है। सीखना जो होता है संबंध स्थापित करता है। सीखना क्या करता है? संबंध स्थापित करता है। और संबंध स्थापना का कार्य कौन करता है? वो मस्तिष्क करता है। कितने अच्छे तरीके से इन्होंने कहा है कि संबंध क्या करता है? संबंध स्थापित करता है, लेकिन स्थापित करने का कार्य कौन करता है? वो करता है हमारा मस्तिष्क। तो ये आप अच्छे तरीके से लिख के याद कर सकते हैं इसको, थॉर्नडाइक ने क्या कहा था। अब उनका प्रयोग विधि हम देख लेते हैं, किस पर उन्होंने प्रयोग किया और कैसे किया था। तो उन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था। बिल्ली द्वारा पिंजरा खोलने की प्रक्रिया में कई कारकों का योगदान है। जब बिल्ली को पिंजरे में वो बंद कर देते हैं तो बिल्ली द्वारा क्या क्या प्रतिक्रियाएं उत्पन्न की गई है उसको एक एक करके समझ लेते हैं, जिससे हम वो उनकी जो प्रयोग विधि है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी कि क्या क्या उन्होंने किया था और उसके आधार पर अपना सिद्धांत दिया था। पहला है चालक, ड्राइव। तो उन्होंने क्या किया कि पिंजरे में ऐसे बिल्ली को रखा जो बहुत भूखी थी, तो भूख यहाँ पर चालक हो गया, ड्राइव हो गया। तो पिंजरे में भूखी बिल्ली को रखा था उन्होंने। फिर क्या किया उन्होंने? उसके सामने जो है एक उद्दीपक रख दिया, उसके सामने एक लक्ष्य
रख दिया। क्या था उसका लक्ष्य? भोजन। अगर बिल्ली भूखी है तो जाहिर सी बात है इसको भोजन की ज़रूरत पड़ेगी। तो भोजन में क्या उन्होंने रखा? मछली रख दिया। तो ये एक उद्दीपक हो गया। जब बिल्ली जो है मछली को या भोजन को अपने सामने देखता है तो क्या करता है? वो कई तरह की अनियमित अनुक्रियाएं करने लगता है, प्रतिक्रिया व्यक्त करने लगता है। क्योंकि बिल्ली जो है वो पिंजरे में बंद है तो वो पिंजरे से बाहर आ नहीं सकती। तो किसी तरह उस भोजन को प्राप्त करने के लिए वो प्रतिक्रियाएं, अनियमित प्रतिक्रियाएं करती रहती है, अनुक्रिया करने लगती है। वो अब किस प्रकार वो अपना भोजन प्राप्त करे उसके लिए कई सारे प्रयास करने लगती है। और उसके सामने अवरोध उत्पन्न क्या करता है कि वो पिंजरा है जिसमें वो कैद है, ठीक। तो जिसकी वजह से वो अपने भोजन को प्राप्त नहीं कर पा रहा है, तो वो अवरोध उत्पन्न कर रहा है पिंजरा। लेकिन इसी उछल कूद और छटपटाने की वजह से संयोगवश उसे सफलता मिल जाती है। मतलब उस पिंजरे में एक डोरी लगी होती है, वो संयोगवश वो अपने पैर से उसको खींच लेती है और दरवाज़ा खुल जाता है। तो उसे संयोगवश सफलता मिल जाती है और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है वो बाहर निकल के उस मछली को प्राप्त कर लेती है। अब यही क्रिया उन्होंने बार बार दोहराया बिल्ली के साथ। तो एक समय ऐसा आया कि वो अब उसे छटपटाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उसे बहुत ज़्यादा अनुक्रिया करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वो जैसे पिंजरे में गई वो डोरी खींच के दरवाज़ा खोल के भोजन को प्राप्त कर लेती थी। तो इस तरह उसमें जो त्रुटियां आई धीरे धीरे वो त्रुटियां अंत में धीरे धीरे ख़त्म हो गई। तो इस प्रकार इन्होंने बताया अपने विधि को और उसके बाद उन्होंने सिद्धांत का प्रतिपादन कर दिया। सही अध्ययन उद्दीपन व अनुक्रिया के बीच संबंध। यहाँ उद्दीपक होगा जब उसे सफलता प्राप्त हो जाती है अंत में, तो वो क्या करता है? उसमें से चुनाव करने लगता है कि सही अनुक्रिया क्या है। तो वो हमेशा क्या करता है? उसी सही अनुक्रिया का चयन करता है कि जिससे उसे भोजन प्राप्त हुआ। कैसे प्राप्त हुआ? उसने डोरी को खींचा, दरवाज़ा खुला और भोजन प्राप्त कर लिया। तो उसे अब उछल कूद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो सही अनुक्रिया का चयन होता है बाद में। फिर उसके बाद अधिगम से लक्ष्य की प्राप्ति उस सीख जाती है और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेती है। ये चित्र है कि हमारा पिंजरा है, पिंजरे में ये दरवाज़ा लगा हुआ है, ये डोरी है, यहाँ पे बिल्ली है। तो बिल्ली के सामने भोजन रखा है। तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार ये घटना हुई होगी। तो इसके बाद उन्होंने निष्कर्ष क्या निकाला कि उद्दीपक के प्रति सही अनुक्रिया के साथ संबंध का प्रत्यक्ष निर्माण कर बिल्ली ने पिंजरे से बाहर निकलना सीख लिया। तो बार बार प्रक्रिया के साथ वो संबंध स्थापित करना सीख लिया उद्दीपक के साथ, और बिल्ली ने पिंजरे से बाहर निकलना भी सीख लिया उसके साथ। तो उन्होंने निष्कर्ष क्या निकाला कि उद्दीपक जो होता है जब मनुष्य के प्रति या प्राणी के समक्ष रखते हैं तो उसके प्रति वो अनुक्रिया उत्पन्न करता है। अनुक्रिया उत्पन्न करने के बाद वो उसको उस उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए उछल कूद या अन्य प्रतिक्रियाएं करता रहता है और उनके बीच एक संबंध का निर्माण हो जाता है उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच। और वो समझ जाता है कि इस उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए हमें कैसी अनुक्रिया करना है और कैसे उसको प्राप्त करना है। तो ये निष्कर्ष उन्होंने निकाला। थॉर्नडाइक के सिद्धांत को निम्न बिंदुओं में बांट सकते हैं। ये स्टेटमेंट उनके सिद्धांत से निकल कर आ रहा है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट हैं जिसको आप हमेशा याद रखिए, क्योंकि क्वेश्चन भी कभी कभी स्टेटमेंट बना के दे देता है और उसमें खाली स्थान भरने के लिए दे देता है।
विकल्प में ऐसे दे देगा कि इस डैश खाली स्थान पे क्या होगा। जैसे अधिगम में डैश डैश समाहित होता है, तो प्रयास और त्रुटि समाहित रहती है। तो ये 4 हैं, उसको याद रखिए, ये एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछ सकते हैं। अधिगम में प्रयास और त्रुटि समाहित होती है। तो अधिगम, जब आप कोई सी चीज़ सीखते हैं तो उसमें प्रयास उसके लिए प्रयास करते हैं, फिर उसमें त्रुटि होती है, तो ये दोनों चीज़ समाहित होती है अधिगम में। अधिगम संबंधों और बंधनों के बनने का परिणाम है। तो अधिगम में कोई चीज़ सीखते हैं, उसके लिए हम अपना प्रयास करते हैं, अनुक्रिया करते हैं, तो उनके बीच संबंध बन जाता है। तो संबंध बनने के बाद हमें परिणाम मिलता है, हमें लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तो अधिगम क्या है? अधिगम संबंधों या बंधनों के बनने का परिणाम है। तो ये आप याद रखिए। अधिगम सूझयुक्त न होकर उत्तरोत्तर होता है। ये थार्नडाइक के सिद्धांत से पता चलता है कि अधिगम सूझयुक्त न होकर उत्तरोत्तर होता है। मतलब अधिगम प्राप्त करने के लिए हमें लगातार प्रयास करते रहना होता है अधिगम के लिए। ये जरूरी नहीं है कि केवल सूझ से ही हमें अधिगम मिले। अचानक सूझ, तो अचानक सूझ से केवल अधिगम नहीं होता, वो उसका जो है उत्तरोत्तर हमें प्रयास करना पड़ता है अधिगम के लिए। अधिगम संज्ञान पर आधारित ना होकर प्रत्यक्ष होता है। तो उन्होंने बताया कि ये केवल हमारी बौद्धिक क्षमता पर ही नहीं होता आधारित, वो प्रत्यक्ष होता है। जो हम प्रत्यक्ष देखकर उस पर अनुक्रिया उत्पन्न करते हैं और उसे प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तो उससे भी अधिगम प्राप्त होता है। अपने प्रयोगों के आधार पर थॉर्नडाइक ने 3 प्रमुख दिए। थॉर्नडाइक ने जो अपना सिद्धांत दिया, उसी के आधार पर उन्होंने सीखने के प्रमुख 3 नियम और 5 गौण नियम उन्होंने प्रतिपादित किया, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सीखने के मुख्य नियम में आते हैं तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तो एक एक करके हम देखते हैं। इस वीडियो में आपको सब कुछ मिलेगा। इसके अलावा आपको किसी और वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना किसी किताब की ज़रूरत पड़ेगी। आप अच्छे तरीके से इस वीडियो में समझ सकते हैं और इसको नोट कर सकते हैं। आप PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से PDF लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो तत्परता का नियम, तो व्यक्ति जब भी कोई कार्य करेगा या कोई कार्य करता है, तो जब तक उस कार्य को करने के लिए वो तैयार नहीं होगा, तो वो कभी भी जो भी सीखेगा वो सफल नहीं होगा। कहने का मतलब कि सीखने के लिए हमेशा तत्पर होना चाहिए, तैयार होना चाहिए, तभी हम उस चीज़ को सीख सकते हैं। तो ये होता है तत्परता का नियम। कोई चीज़ सीखने के लिए हमेशा तत्पर होना चाहिए, तैयार रहना चाहिए, अपने मानसिक स्थिति को बना के चलना चाहिए, जिससे सीखना सफल हो। और दूसरा है अभ्यास का नियम। यदि सीखने की क्रिया की आवृत्ति होती है, अगर हम कोई चीज़ सीखते हैं तो उस क्रिया की आवृत्ति होती है बार बार, लेकिन उसके दोहराने का अवसर हमें नहीं मिलता। मतलब कोई चीज़ हमने एक दिन सीखा, फिर उसके बाद उसे दोहराने का हमें अवसर नहीं मिल रहा है, तो क्या होगा, और उसका कोई प्रयोग नहीं हो रहा है, तो कुछ दिन बाद क्या होता है, वो चीज़ गायब हो जाती है, विस्मृत हो जाती है, हमारे माइंड से वो धीरे धीरे निकल जाती है जब उस चीज़ को हम दोहराते नहीं हैं। तो इसीलिए हमें कोई चीज़ हमेशा अपने माइंड में फीड करने के लिए, हमेशा बनाए रखने के लिए हमें उस चीज़ का अभ्यास करते रहना चाहिए। तो यही होता है अभ्यास का नियम। तो अभ्यास करते वक्त त्रुटियां भी होती हैं, तो इसीलिए अभ्यास के नियम को जो है प्रयास एवं त्रुटि का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रयास एवं त्रुटि का नियम। इसमें प्रयोग, अनुप्रयोग भी और अनुप्रयोग का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं?
प्रयोग एवं अनुप्रयोग का नियम। प्रयोग करेंगे तो वो प्रयोग करते रहेंगे तो हमारे माइंड में फिट रहेगा जो चीज़ हम किए रहेंगे। तो यही होता है प्रयोग अनुप्रयोग का नियम। इसमें प्रयास करते हैं, प्रयास में त्रुटि होती है, फिर उसको हम जहाँ त्रुटियाँ होंगी उसको धीरे धीरे ख़त्म करेंगे और फिर उस चीज़ को सीख जाएंगे। तो ये होता है प्रयास एवं त्रुटि का नियम। फिर उन्होंने क्या कहा, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया, इनके अभ्यास के नियम को नकार दिया कि कहा कि इसमें कुछ गलतियां हैं, कि मनुष्य केवल अभ्यास से ही नहीं सीखता। और जो अलग मनोवैज्ञानिक थे इनसे, इन्होंने कहा कि इनका जो अभ्यास का नियम है वो पूरी तरह से सही नहीं है। तो बाद में इन्होंने क्या किया, संशोधन करके नियम बना दिया और उसका नाम रख दिया नियंत्रित अभ्यास का नियम। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि संशोधन के बाद उन्होंने अभ्यास के नियम को नियंत्रित अभ्यास का नियम नाम दे दिया। अगला है प्रभाव का नियम। इसी को बोलते हैं संतोष असंतोष का नियम। तो प्रभाव के नियम में क्या होता है, जब उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच संबंध स्थापित होता है, अगर वो संबंध हमारा मजबूत हो जाता है, मतलब संबंध स्थापित होने के बाद उसका जो लक्ष्य है उसे प्राप्त हो जा रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि उद्दीपक अनुक्रिया का संबंध क्या है, मजबूत है। और उस मजबूत होने की वजह से उसे संतोष की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसे जो मिलना चाहिए था, जो लक्ष्य उसका था वो मिल गया, इसलिए उसे संतोष की प्राप्ति हुई। तो ये प्रभाव हुआ। तो प्रभाव का नियम यही है, अगर कमज़ोर उसका संबंध है तो असंतोष मिलता है, उसे लक्ष्य की अगर प्राप्ति नहीं होती है तो उसे असंतोष हो जाता है वो। तो यही होता है प्रभाव का नियम। इसी को संतोष असंतोष का नियम भी कहते हैं। अब हम गौड़ के नियम पे आ जाते हैं। गौड़ नियम की जो 5 गौड़ नियम इन्होंने दिया था, उसमें पहला हमारा है मानसिक स्थिति का नियम। तो पहली चीज़, कोई भी कार्य हम अगर शुरू करेंगे, किसी चीज़ को सीखना शुरू करते हैं, तो जब तक हम अपने मानसिक स्थिति को सकारात्मक रूप नहीं देंगे और हमारी जो मनोवृत्ति है उसके अनुकूल नहीं बनाएंगे सीखने के प्रति, तब तक वो चीज़ हम शीघ्रता से सीख नहीं सकते हैं। तो यही होता है मानसिक स्थिति का नियम। यदि सीखने के लिए सीखने वाले की अभिवृत्ति या मनोवृत्ति सकारात्मक होती है तो वह जल्दी सीख लेता है। तो ये होती है मानसिक स्थिति का नियम। जैसे कोई बच्चा है, अगर तोड़ने फोड़ने में, बिगाड़ने में ज़्यादा रुचि ले रहा है, तो उसकी मानसिक स्थिति क्या है, इसी टाइप की है। तो कहने का मतलब वो कारीगरी ज़्यादा कर रहा है, तो वो आगे चलकर कारीगरी ही जैसा कार्य करेगा। तो मानसिक स्थिति का नियम यही होता है। अब बहु अनुक्रिया का नियम क्या होता है, दूसरा है गौड़ नियम में बहु अभिक्रिया का नियम। तो इसमें क्या होता है, अगर व्यक्ति के सामने कोई समस्या आ जाती है, उस समाधान के लिए वो कई प्रयत्न करने लगता है, क्योंकि व्यक्ति के पास जब भी कोई समस्या आती है तो वो अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रयत्न करता है उसके समाधान के लिए। लेकिन वो चुनाव उसी का करता है जिस प्रयत्न से उसे सफलता मिली है उस समस्या को समाधान करने के लिए। तो बहु अभिक्रिया का नियम यही कहता है कि समस्या अगर व्यक्ति के सामने आती है तो व्यक्ति समस्या के समाधान के लिए बहुत सारे प्रयास करता है, बहुत सारे प्रयत्न करता है, लेकिन वो चुनाव बाद में क्या करता है, चुनाव उसी का करता है जिस प्रयत्न से उसे सफलता मिली हो। तो उस प्रयत्न का वो चुनाव करता है अपने समस्या को समाधान करने के लिए। अगला है आंशिक क्रिया का नियम। गौड़ का तीसरा नियम है, गौड़ नियम में आंशिक क्रिया का नियम। इसमें क्या है, अगर व्यक्ति के सामने या बालक के सामने या छात्र के सामने कोई समस्या आ जाती है तो उसे क्या करना चाहिए, कई भागों में तोड़ लेना चाहिए उस समस्या को, और एक एक भाग का हम समाधान करते हैं या एक एक भाग का समाधान करना चाहिए बालक को। तो उससे क्या होगा, हमारे सामने जो बड़ी बड़ी समस्याएं होंगी वो भी आसानी से समाधान उसका हो जाएगा।
तो यही होता है आंशिक क्रिया का नियम। तो इसलिए कोई भी समस्या हमारे पास हो तो उसे पहले थोड़े थोड़े भागों में तोड़ लेना चाहिए, फिर उसके एक एक भाग की जो है समाधान करना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारे पास जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं वो भी आसानी से उसका समाधान हो जाता है। तो ये होता है आंशिक क्रिया का नियम। अगला है सादृश्यता का नियम या समानता का नियम। सादृश्यता या समानता का नियम, तो इसमें क्या होता है कि व्यक्ति के पास अगर कोई समस्या है तो वो सोचता है कि उसके पूर्व में इस प्रकार की कोई समस्या हुआ था या नहीं हुआ था। तो अगर हुआ रहा होगा तो वो सोचता है और ये सोचता है कि इसके समाधान के लिए मैंने क्या प्रयत्न किया था, कैसे इसका समाधान किया था समस्या का। फिर उसका जो है वो तुलना करने लगता है, फिर उसी प्रकार वो अपने नए समस्या का समाधान करने लगता है। तो ये होता है सादृश्यता का नियम या समानता का नियम। मतलब वो पूर्व का ज्ञान उपयोग करके अपनी नई समस्या में जो है उसके समाधान में जोड़ देता है कि कैसे हम नई समस्या को सॉल्व करें, जैसे हमने पहले इसी टाइप की समस्या को सॉल्व किया था। तो फिर उसके प्रति वो अनुक्रिया करके उसको आसानी से सॉल्व कर लेता है अपने पूर्व ज्ञान से। ज्ञात से अज्ञात की ओर, ये एक शिक्षण विधि है। ज्ञात से अज्ञात की ओर जो है इसी नियम पर आधारित है। इसी नियम पर आधारित है का मतलब जो सादृश्यता का नियम या समानता का नियम है वो ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण विधि जो इसी नियम पर आधारित है। अज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण विधि। अगला है हमारा साहचर्य परिवर्तन का नियम। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति के सामने अगर व्यक्ति के सामने दो उद्दीपक रख दिया जाता है तो क्या करता है, वो एक उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करता है, लेकिन फिर क्या होता है वो दूसरे उद्दीपक के प्रति भी जो है प्रतिक्रिया करता है। तो यही होता है साहचर्य परिवर्तन का नियम। मतलब कि दो उद्दीपक के बीच साहचर्य स्थापित होने पर एक उद्दीपक के प्रति होने वाली अनुक्रिया जो है दूसरे उद्दीपक के प्रति भी होती है। यह नियम जो है पावलोव के अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का दूसरा रूप है। तो ये चीज़ आप याद रखिए, परिवर्तन का नियम जो है ये पावलोव के अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का एक दूसरा रूप है। अब ये हम पावलोव का जो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत है उसको हम बाद में पढ़ाएंगे, इसी में है अधिगम के सिद्धांत में ही। तो एक एक करके सिद्धांत हम पढ़ाते रहेंगे। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी दूसरे किताब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या किसी दूसरे लेक्चर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसी लेक्चर में सब कुछ समझ जाएंगे और एक एक करके जो सिद्धांत हैं सबको हम एक एक करके उसको पढ़ाते रहेंगे, तो आप उसको नोट करते रहिए। तो यहीं पे ख़त्म होता है। धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। इस लेक्चर का जो है आप PDF अगर प्राप्त करना चाहते हैं, जो भी हमने अभी पढ़ाया इस लेक्चर में उसका PDF अगर चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से PDF लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।